हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप लोगों का। देखिएगा एनआईएस वालों, जो क्लास 12th में है, ठीक है, क्लास 12th में जिन्होंने हिस्ट्री लिया है, ठीक है, हिस्ट्री उनका टॉपिक है। और भाई वो हिस्ट्री टॉपिक यानी कोड 315 याद रखना, ठीक है। उनके लिए क्या है, यह क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता दिया जा रहा है। चैप्टर पर हम लोग यहाँ पर आप लोगों को समझाएंगे, प्लस आपको नोट्स देंगे, जिससे कि आपकी क्या तैयारी अच्छी रहे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। चैनल को शुरुआत करने से पहले, ठीक है, क्लासेस आपके होने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है, आपने इनके नोट्स बनाने और याद करने हैं। वैसे मैं आपको यही समझा दूंगा, कोई आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास एक चैप्टर है हिस्ट्री, जिसका कोड 315 है, ठीक है, जिसका कोड 315 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ही बैठेगा, क्योंकि कभी भी क्या है, नई वीडियोस और नई इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के सामने दे देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत इतिहास और समझना। अब मैं इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए भारत किसने कहा, देखो सबसे पहले क्या है, कुछ लोग बाहर से आए, जैसे कि आर्य लोग आए हैं, ठीक है, और अन्य लोग आए, ठीक है, मुस्लिम शासक आए, ठीक है। तो इन्होंने भारत का नाम, ठीक है, भारत इनको इनके कहने पर भारत हुआ। कुछ कहते हैं कि भरत जो थे उनके नाम पर क्या है, भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। इतिहास क्या होता है, इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ समय, ठीक है। अब इतिहास को कितने भागों में तोड़ेंगे, 3 भागों में तोड़ेंगे, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक इतिहास क्या होता है, वो इतिहास जिसके साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के साक्ष्य नहीं मिले मतलब, और इसमें साक्ष्य तो मिले हैं आद्य इतिहास में, परंतु उनको पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक काल जिसके साक्ष्य तो मिल गए लेकिन हम पढ़ भी लेते हैं उसको, और समझना हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है थर्ड पार्ट में। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर के अंतर्गत देखनी है, और आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और आपके कोई भी मार्क्स कम नहीं होंगे। अब हिस्ट्री आप लोग पढ़ते थे, पता नहीं किस टाइप से पढ़ते थे, नंबर आते ही नहीं थे, मैं देख रहा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त फारूक रजा खान, एनआईएस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, ठीक है, फैकल्टी हूँ एनआईएस के अंदर, जो कि क्या है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइप से अब हम लोग आपके यहाँ पर क्लास भी प्रारंभ कर। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आया और मैंने एक रास्ते में एक फूल देखा, तो वो इतिहास में बदल गया। मैं आया और रास्ते में मैंने एक फूल देखा, ठीक है, वो इतिहास में बदल गया। मैं कार से आ रहा था, मैंने देखा कि हाँ यार एक फूल खिल रहा है, तो वो इतिहास था, ठीक है। बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, लेकिन होना चाहिए ये, इससे हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने मानव की अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने की तथा आज की सभ्यता का विकास करने की क्षमता दी है। सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो इतिहास है वो आंखों देखा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वो इतिहास कोई कह रहा है ना कि हाँ भाई इतिहास हो सकता है, नहीं, उसके लिए हमें क्या लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। किसकी साक्ष्यों की आवश्यकता होती है बेटा, लिखित साक्ष्य हमें होने चाहिए। अगर हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है तो हमने उसको नहीं मानेंगे। साक्ष्य मतलब एविडेंस होता है, ठीक है, तो इसको एविडेंस को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बीती हुई घटनाओं को अध्ययन को हम क्या कहते हैं, क्या इतिहास कहते हैं। अब देखो इस पार्ट को जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास किन किन चीजों का उद्देश्य क्या होगा, भारत के प्राचीन इतिहास की ऐतिहासिक संरचना को हम समझ लेंगे, ये चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, प्राचीन इतिहासकारों द्वारा प्रयोग में लाई गई विभिन्न स्रोत सामग्री के बारे में हम बता सकेंगे, यानी कैसे कह सकते हैं कि भाई इतिहास ये था, और अच्छा पता कैसे चलेगा, तो कई तरह से हो सकता है हमारा इतिहास। कुछ लोगों ने भी कहा है, विदेशी लेखक आए हैं, ठीक है, कुछ सामान मिला है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, वो स्रोत हैं इतिहास को जानने के लिए। सबसे हमने क्या सीखा, हमने सीखा इतिहास किसे कहते हैं, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को, बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा गया है। इतिहास के लेखन की बदलती परंपराओं का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत।
भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके पुनर्निर्माण के स्रोत हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनः संरचना के लिए प्रयुक्त स्रोत सामग्री की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। अब मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं अपने मनगढ़ंत थोड़ी ना कहूंगा कि भाई आदि मानव नहीं थे ना, लेकिन स्वयं स्रोत अतीत को हमारे सामने नहीं लाते। ये जो स्रोत है ना खुद थोड़ी ना निकल के आ जाएंगे, उन्हें व्याख्या की जरूरत होती है। क्या की जरूरत होती है? व्याख्या की जरूरत होती है, और इतिहास उन स्रोतों को वाणी देते हैं। ठीक है, वास्तव में इतिहास से अपेक्षा की जाती है कि सार्थक रूप से समझने के लिए वह स्रोत ढूंढे। देखो, अगर हमारे पास कोई गड्ढा है, गड्ढे के अंदर मूर्तियां निकल गई, तो कहेंगे ना भैया यहाँ पर कभी मूर्ति निकल गई थी, और अच्छा देखो स्वास्तिक के साइन निकल गए, सपोज ये स्वास्तिक का चिन्ह निकल गया, तो बोलेंगे यार ये आर्य लोग इसका प्रयोग करते थे, है ना। अब देखो प्रश्न उठता है कि क्या वो प्रमाणित है? ये जरूर होना चाहिए। प्रश्न यहाँ पर मिल तो गया, क्या पता मेरे चाचा ने रख दिया हो, ठीक है, मेरे दादा ने रख दिया हो, ठीक है, तो ये सब चीजें, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। प्रमाण, उदाहरण के लिए सन 1826 याद कर लो, 1826 ईस्वी की बात कर लेते हैं। चार्ल्स मैसन ने पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना, याद रखना पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ठीक है, लरकाना में है, किसी पुरानी बस्ती की ऊंची दीवारों और मीनारों को देखा। क्या है, रेलवे लाइन डलने चाह रही थी, ठीक है, तो क्या है, एक सर्वे हुआ, वहां पर एक गांव मिला, ठीक है, उसमें ईंटें थी, लेकिन क्या और दोस्तों जब ईंटें निकले ना, गांव के लोग उठा के भागने लगे। अब अंग्रेजों को देखा, अरे यार ये क्या है, ये ईंटें आई कहां से? भाई वो तुम्हें पता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो खोजी वाली प्रवृत्ति के होते हैं, तो इन्होंने कहा भाई यहाँ कुछ हो सकता है, ठीक है, तब उन्होंने वहां पर क्या है, उस साइड पर काम करना बंद करवा दिया, मतलब जो रेल का जो काम चल रहा था, उन्होंने क्या कर दिया भाई, इस पर काम करना बंद हो रहा है। क्या है, भारत वालों को ईंटें मिले, ठाके लेके चलने लगे, भागे घर में अपने लेके। अब अंग्रेज देखने लगे यार ये ईंटें आ रही कहां से, और ये यार ये ईंटें ऐसी नहीं थी, पक्की ईंटें थी, मानते हो ना, जैसा आजकल के समय में, तो यार ऐसी ईंटें कैसे आ सकती हैं? तो उन्होंने क्या है, उस पर खोज निकाला, कहा हाँ भाई यहाँ कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अब देखो ध्यान रखना, मीनारे देखिए, और इसके 5 दशक के बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसी स्थान से कुछ सील मोहरे प्राप्त की। सील मतलब सील मोहरे प्राप्त की, लेकिन इसके पश्चात भी 50 वर्ष बाद जाकर पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल 1921 तक आ जाएंगे, ध्यान रखना, हाँ 1921 तक मार्शल ने वहां सिंध क्षेत्र की प्राचीनतम सभ्यता की पहचान की, ठीक है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे? पुरातत्ववेत्ता के क्या थे? हेड थे। इतिहासकार तरह तरह के साक्ष्यों की पुष्टि करते हैं, उसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं। राजा हर्षवर्धन ईसा की 7वीं शताब्दी से पहले की बात हो रही है, से जुड़े किसी भी स्रोत में हमें चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के हाथों उनकी पराजय की उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ लें दोस्तों, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से समझना, देखो राजा जो हर्षवर्धन था, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। जो राजा हर्षवर्धन था ना, वो चालुक्य वंश का यानी पुलकेशी द्वितीय जो था वो हरा दिया था उसने, ठीक है, राजा हर्षवर्धन को। लेकिन क्या हुआ, उसने हराने का जो निशान थे वो किसी ने भी उसको नहीं बताया। हर्ष का जो क्या था, एक सेनापति था, यानी हर्ष बाणभट्ट ने उसके जो पराजय के एक भी स्रोत क्या है, इतिहास को नहीं दिया है दोस्तों। अब बताओ, यानी इतिहासकार, मैं अभी हूँ, अब मैं यहाँ पर 2023 में हूँ, ठीक है, 2023 में हूँ, सपोज क्या है, मैंने कुछ लिख दिया और भाई अब एक प्रलय आ गया, प्रलय आने के बाद सब लोग चले गए, ठीक है, तो भाई क्या होता है, कोई नई जनरेशन आई तो वो देखेंगे हाँ यार इस समय तो कुछ होता होगा ऐसा, तो वो सब समझने की कोशिश करना। इतिहासकार देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा हुआ, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हिस्ट्री में किया जाता है। एक समय था जब लिखित अभिलेखों को ही इतिहास का प्रमाणिक स्रोत माना जाता था, अब नहीं मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब कार्बन डेटिंग का युग है, लिखित सामग्री की सत्यता जांच
जांची जा सकती है, उसे उद्धृत किया जा सकता है और उनके स्रोतों से उसकी पुष्टि की जा सकती है। मिथक क्या है? लोकगीत आदि मौखिक साक्ष्य को स्रोत नहीं माना जाता। अब कोई गाना से कैसे हम कह सकते हैं कि भाई कोई पुरानी सभ्यता हमसे जुड़ी होगी? प्रारंभिक इतिहासकार मिथकों, कथाओं और मौखिक परंपराओं का सारा नाम मात्र ही लेते हैं, क्योंकि न तो उनके सही होने का प्रमाण होता है और न ही कोई सच्चाई इसमें आ सकती है। लेकिन आज नए नए तरीकों से क्या है, हम लोग इतिहास के बारे में पता कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा कुछ स्रोत हैं, ठीक है, इतिहास को जानने के कुछ स्रोत हैं जिससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते। सीधी सी बात है, धार्मिक स्रोत अगर हम बात करते हैं, धार्मिक स्रोत की देखो, भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से संबंधित रही हैं। बिल्कुल सही बात है, भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं धर्म से। बेटा जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे लर्न हो जाएंगे। इन्हें वेद कहा गया है। क्या गया गया है? इनको वेद कहा गया है। इनका रचना जो हुई है, ठीक है, वो 1500 पूर्व से 500 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि ऋग हमेशा अपनी बात सत्य रखते हैं। वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता थी और अब थोड़ा सा और अच्छे से पता चल रही है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद मुख्य रूप से प्रार्थना है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं, और 3 वेद जो बचे हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में प्रार्थनाएं हैं, अनुष्ठान है, मंत्र है, पुराणिक कथाएं हैं। ठीक है, उपनिवेश में आत्मा परमात्मा संबंधी दार्शनिक विवेचना है और इन्हें वेदांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, रामायण और महाभारत इन 2 महाकाव्यों की संकलन हुआ था 400 तक जाकर हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, महाभारत की रचना हमारे व्यास मुनि माने जाते हैं। इससे मूलतः 8800 श्लोक तथा इसका नाम जय संहिता अर्थात विजय गान था। आगे हम इसका जो विस्तार है वो हो गया कितना, 24,000 श्लोकों में, और इसे भारत कहा जाने लगा क्योंकि प्राचीनतम वैदिक वंशों में से एक भरत वंश के उत्तराधिकारियों की गाथाएं हैं। इसके एक और विस्तृत संस्करण महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार मूलतः वाल्मीकि द्वारा रामायण में 6,000 श्लोक थे, मगर आगे चलकर ये 12,000 और फिर 24,000 श्लोकों में विस्तृत रूप से बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से समझना। अब देखो, धार्मिक साहित्य के बारे में भी बताते हैं। जो इतिहास है वो धार्मिक साहित्य के बारे में भी हमें क्या देता है, परिचित करता है। ठीक है, इस जो धर्म है वो भी हमारे जो पुराने समय के बारे में बताएगा। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, इस कोटि के साहित्य का विषय धर्म नहीं होता। इस वर्ग में धर्म शास्त्र या वे संहिताएं आती हैं जो विभिन्न सामाजिक समुदाय के कर्तव्यों का विधान करती है। वे चोरी, हत्या, ठीक है, आदि अपराधियों से दंड का निर्धारित करती है। सबसे पहला ग्रंथ मनुस्मृति है। यह वह ग्रंथ है जिसका अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता कोड का आधार बनाया। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी चीज हमारे पे लाद दी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल की भारतीय अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इतिहास की पुनर्संरचना के लिए कभी कभी व्याकरण ग्रंथ भी बड़े काम के साबित हो जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, हाँ, व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, जिसका रचना काल विद्वानों ने 700 ईसा पूर्व तक माना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने देखो। अब देखो यहाँ पर वेदों के जो मेन चीज, अब देखो वेदों के कितने प्रकार है, 4। संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन था है, जातक किसे कहते हैं, दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा क्या है, उपनिषद क्या है। ठीक है, तो ये तो हमारी रही छोटी सी पार्ट। ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भारत के इतिहास को समझना। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या है, मैं छोटे छोटे टाइप्स में आपको क्या है, आपकी पूरी चैप्टर्स, पूरी बुक्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लासेस हमारी होंगी नहीं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एक दूसरे को भी बताएगा। थैंक यू दोस्तों।